अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं करता हूं सब खैरियत से हैं। आज हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स के हवाले से। आज का जो हमारा लेक्चर होगा दैट इज अबाउट द मॉलिक्यूलर आयन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। नाउ व्हाट इज द मॉलिक्यूलर आयंस? मॉलिक्यूलर आयंस की हम डिफाइन डिस्कस करें तो ऐसे मॉलिक्यूल जिन पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज हो, दीस आर कॉल्ड द मॉलिक्यूलर आयन। Molecule that have positive or negative charge is called the molecular ion. Now अब इनकी अगर दो चार्ज हैं पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, उसकी बेस इसकी दो टाइप्स हैं। वन इज द मॉलिक्यूलर कैटायन एंड वन इज द मॉलिक्यूलर एनायन। And second one is the molecular anion. या इन्हें एक और नाम दिया जा सकता है दैट इज द कैटायोनिक मॉलिक्यूलर आयन। And that is the anionic molecular ion. मॉलिक्यूलर कैटायन की हम बात करते हैं तो दैट इज कैरी द पॉजिटिव चार्ज। और अगर बात की जाए मॉलिक्यूलर एनायन के हवाले से तो दैट इज कैरी द नेगेटिव charge, and there are different number of species which have carry the positive charge or carry the negative charge. अब अगर बात की जाए कि मॉलिक्यूलर आयन को बनाया किस तरह से जाता है, हाउ वी कैन कन्वर्ट द स्टेबल मॉलिक्यूल्स इनटू अनस्टेबल मॉलिक्यूलर आयंस, तो बाय यूजिंग द हाई एनर्जी। अगर की फॉर्मेशन की बात करते हैं तो बाय यूजिंग द high energy beam of electrons or X-rays that is used to for the formation of the molecular ion। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था मॉलिक्यूलर आयन के हवाले से। अब बात की जाएगी अबाउट द रिलेटिव एटॉमिक मास। व्हाट इज द रिलेटिव एटॉमिक मास? देखिए किसी भी एटम का एक्यूरेट मास कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कोई भी बकायदा इंस्ट्रूमेंट मौजूद नहीं है। तो हम करते क्या हैं कि किसी भी एलिमेंट के एवरेज मास को, किसी भी एलिमेंट के एवरेज मास को कार्बन 12 के मास के साथ कंपेयर कर लेंगे। तो जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी दैट इज द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। तो इसकी डिफाइन हम कुछ इस तरह से करेंगे, average mass of an element is compared with 1/12 part of mass of carbon 12 isotope। कार्बन 12 आइसोटोप के मास के 12वें हिस्से के साथ 12th पार्ट के साथ किसी भी एलिमेंट का एवरेज मास कंपेयर करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास। नाउ इन विच यूनिट वी कैन कैलकुलेट इट, तो यूनिट हम यहां पे जो इस्तेमाल करते हैं दैट इज द एएमयू, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। And AMU basically कार्बन 12 के मास का 12वां हिस्सा होता है। That is the AMU unit of the relative atomic mass. Now there are different number of examples such as अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन के हवाले से, इसका मास हमारे पास 1.008 AMU। अगर बात की जाए ऑक्सीजन के हवाले से दैट इज द 16 AMU।
नाइट्रोजन 14 AMU एक्स्ट्रा। नाउ अगर हम बात करते हैं कि AMU अगर हम सिंपल ग्राम में, किलोग्राम में अगर मेजर करना चाहते हैं, किस तरह से मेजर करेंगे, तो कन्वर्जन ऑफ AMU इनटू ग्राम और किलोग्राम। ग्राम में या किलोग्राम में हम AMU किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, तो यहां पे एक बात याद रहे, एक AMU is equal to 1.66 multiplied 10 की पावर -27 किलोग्राम, या फिर 1 AMU is equal to 1.66 multiplied 10 की पावर -24 ग्राम। अब किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे, 1.66 मल्टीप्लाई 10 की पावर -27। अगर हम बात करते हैं ग्राम में तो क्या आएगा, 1.66 मल्टीप्लाई 10 की पावर -24 ग्राम। अब अगर आपको वैल्यू दी गई AMU में, तो AMU से ग्राम में किस तरह से जाएंगे आप, कि AMU में दी गई वैल्यू को आप इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो किसमें आंसर आएगा, ग्राम में आ जाएगा। या अगर आपको AMU वैल्यू दी गई है तो AMU की वैल्यू को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आप इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दैट इज अबाउट द कन्वर्जन ऑफ द AMU इन द ग्राम और किलोग्राम। दिस इज अबाउट द रिलेटिव एटॉमिक मास। नाउ वी डिस्कस अबाउट द आइसोटॉप्स। व्हाट इज आइसोटॉप्स? बेसिकली अगर हम बात करें जॉन डाल्टन के हवाले से, तो जॉन डाल्टन ने ये कहा था कि तमाम एलिमेंट्स में जितने भी एटम्स होते हैं, द एटम्स आर कंबाइंड टू फॉर्म द एलिमेंट, तो जितने भी एटम में एलिमेंट जितने भी एटम हैं, उन तमाम एटम्स का मास क्या होगा, सेम होगा। ये बात कही थी जॉन डाल्टन ने कि ईच एलिमेंट हैव द एटम्स व्हिच हैव सेम masses, बट अगर हम बात करें आइसोटॉप्स के हवाले से, तो रिप्रेजेंटेड बाय द सोडे, और इस बंदे ने ये कहा था कि किसी भी एलिमेंट में जो एटम्स पाए जाते हैं, दे हैव डिफरेंट masses बट हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो इसकी डिफाइनिंग हमारे पास क्या है कि एटम्स दैट हैव ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर but have different mass number। एटॉमिक नंबर तो सेम होगा लेकिन मास नंबर क्या होगा, डिफरेंट। नाउ व्हाट इज द एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर बेसिकली होता क्या है, व्हाट इज एटॉमिक नंबर? तो एटॉमिक नंबर बेसिकली हमारे पास क्या है, सिंपली से दैट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स present in nucleus of an atom। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले प्रोटॉन्स की तादाद को हम क्या नाम देंगे, एटॉमिक नंबर। अगर बात की जाए मास नंबर के हवाले से, तो व्हाट इज द मास नंबर? तो मास नंबर बेसिकली हमारे पास क्या है, द सम ऑफ प्रोटॉन्स and neutrons present in nucleus of an atom। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले प्रोटॉन न्यूट्रॉन की तादाद के जो मजमूआ होगा, सम, इसका मास नंबर। अब एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम रहेगा, लेकिन मास नंबर क्या होगा, डिफरेंट। दिस इज द आइसोटॉप्स। अच्छा, एक बात आती है कि एटॉमिक नंबर के सेम होने से कौन से फैक्टर्स सेम रहेंगे? तो एटॉमिक नंबर के सेम होने से एक तो आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहते हैं, क्योंकि दैट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसका एटॉमिक नंबर। तो जो एटॉमिक नंबर होगा वो इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं द न्यूट्रल एटम। तो मतलब जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। तो अगर प्रोटॉन सेम रहेंगे
तो इलेक्ट्रॉन की तादाद हमारे पास क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रा करते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स किस शेल में मौजूद हैं। तो जब एटॉमिक नंबर सेम होगा, प्रोटॉन्स की तादाद सेम होगी, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम होगी, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसके साथ साथ केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या रहती हैं, सेम रहती हैं। तो एटॉमिक नंबर के सेम होने से हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज, सारे के सारे फैक्टर्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं मास नंबर की, तो डिफरेंट मास नंबर होने की वजह से एक तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होंगे और दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, डिफरेंट। तो दैट इज अबाउट द आइसोटोप्स के आइसोटोप के सेम होने से कौन से फैक्टर्स सेम रहेंगे और आइसोटोप में मास नंबर डिफरेंट होने से कौन से फैक्टर्स डिफरेंट रहेंगे। नाउ देयर आर नंबर ऑफ एग्जांपल्स। एज लाइक हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। अगर बात की जाए कार्बन की, that also have 3 isotopes. Uranium, that have also 3 isotopes. Chlorine have 2 isotopes. Oxygen has 3 isotopes. इसका अगर हम बात करते हैं कैल्शियम के हवाले से, कैल्शियम हैव 6 isotopes. Palladium has 6 isotopes. Nickel has 5 isotopes. Cadmium has 9 isotopes. और लास्ट वन tin has the 11 isotopes. ये नंबर ऑफ डिफरेंट आइसोटोप नजर आ रहे होंगे, हाइड्रोजन 3, कार्बन 3, यूरेनियम 3, क्लोरीन 2, ऑक्सीजन 3, कैल्शियम 6, पैलेडियम 6, निकल 5, कैडमियम 9 और टिन 11। ये सारे के सारे एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट, आपको सारे के सारे याद करने पड़ेंगे ताकि कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े बाद में। खैर, अब कुछ आइसोटोप्स ऐसे भी हैं जो कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका एक आइसोटोप होता है। यहाँ पे तो नंबर ऑफ आइसोटोप है 3, 2, 6, 5, 9, 11 नंबर ऑफ आइसोटोप्स हैं। लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनका आइसोटोप सिर्फ एक है। These are called monoisotopic elements. Monoisotopic element. Mono means one, isotopic means isotope. तो फिर इसका मतलब क्या होगा? Such element that have only one isotope. Such elements that have only one isotope, that is called the monoisotopic element. अगर हम बात करें एग्जांपल्स के हवाले से, तो नंबर ऑफ एग्जांपल्स इनकी हैं लाइक गोल्ड, आयरन, फ्लोरीन, arsenic, etc. A number of examples which have only one isotope. These are called monoisotopic element. और इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर ये कि हमारी अर्थ क्रस्ट का 50% is consist on these monoisotopic elements. Made 50% of our earth crust. Now next topic is the relative abundance of the isotopes. वो डिस्कस करेंगे ना।
रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स की हम बात करते हैं तो नेचर में जो टोटल नंबर ऑफ आइसोटोप्स हैं जो नेचुरल एग्जिस्ट करती है दैट इज 280। तो नेचुरल नंबर ऑफ आइसोटोप्स दैट इज 280 और उन 280 में से 40 हमारे पास क्या है रेडियो एक्टिव number of isotopes is equal to 40। मतलब टोटल 280 नेचुरल, उनमें से 40 हमारे पास क्या रेडियो एक्टिव से मुराद है which have ability to emit the radiations, तो these are the 40। इसके अलावा 300 isotopes are artificial, मतलब के 380 हम सॉरी 280 नेचुरल और 300 आर्टिफिशियल भी हैं, तो दैट इज अबाउट द रेडियो अबंडेंस। इसके अलावा कुछ ऐसे आइसोटोप्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर ओड है और कुछ ऐसे आइसोटोप्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर इवन है। तो अगर हम बात करें कि आइसोटोप्स हैविंग ओड एटॉमिक नंबर, अब ऐसे आइसोटोप या ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर ओड है उनके मैक्सिमम 2 स्टेबल आइसोटोप्स होते हैं, हैव मैक्सिमम 2 स्टेबल आइसोटोप्स। और ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर इवन है, एलिमेंट्स हैविंग even atomic number अगर उनकी बात की जाए तो have a large number of isotopes, have large number of isotopes। इसके बाद फिर कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जिनका एटॉमिक नंबर इवन होता है और मास नंबर भी क्या होगा इवन, और इनकी तादाद जो टोटल हमारे पास है 154 है। तो ऑलमोस्ट 154 एलिमेंट्स हैव सेम एटॉमिक नंबर, सॉरी इवन एटॉमिक नंबर, एंड इवन मास नंबर। अब ये हमारे पास क्या रिलेटिव अबंडेंस है कि कितने आइसोटोप्स नेचुरल हैं, कितने आर्टिफिशियल हैं, कितने ओड हैं, कितने इवन हैं और कितने ऐसे हैं जिनका एटॉमिक नंबर इवन और मास नंबर भी क्या होगा इवन होगा। अब ये सारी की सारी रिलेटिव अबंडेंस हमें कहां से पता चली? नाउ दैट इज बाय यूजिंग टेक्निक इज कॉल्ड द मास स्पेक्ट्रोमेट्री। हमारा जो अगला लेक्चर होगा वो मास स्पेक्ट्रोमेट्री के ऊपर होगा, दैट इज द फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ द फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। ठीक है, लेकिन उस मास स्पेक्ट्रोमेट्री टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए हमने सारी की सारी रिलेटिव अबंडेंस को कैलकुलेट किया है। तो आवर नेक्स्ट लेक्चर इज अपॉन द मास स्पेक्ट्रोमेट्री। तो किसी को भी अगर यहाँ तक प्रॉब्लम हो डिस्कस कर सकता है। ठीक है, थैंक यू।